नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की। जो भी अपॉइंटमेंट्स जो 2024 में हुए हैं, 2025 में हुए हैं। 2025 के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब भी आप बैठते हैं तो आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि वहाँ पर जो है क्वेश्चंस ये पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया, हाल ही में ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये किसकी जगह पर हुआ है, या इससे पहले इस पोजीशन पर कौन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लेते हैं। और कई बार ऐसी बॉडीज़ जिनमें अपॉइंटमेंट जो है वो किया गया है, उस बॉडी के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है, इसके कॉम्पोजिशन का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मालूम होनी चाहिए। तो चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं। हमने वो सारा कंपाइलेशन जो है इस वीडियो में जो है वो बनाया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप सभी लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाइएगा, और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आपको 10 सेकंड के अंदर जो है कमेंट में जो है आंसर लिख कर बताना है। चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम शुरू होता है, अब आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो हैं हाल ही में 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, ये जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन, ये आर्टिकल 324 में आती है। इसका जो कॉम्पोजिशन है, अगर कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो ये बनता कैसे है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। तो यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 जो हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। हम अगर टेन्योर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेन्योर जो है वो 6 साल या 65 साल दिया गया है। मतलब दोनों में से जो भी चीज़ जो पहले जो पूरी हो जाएगी, वैसे ही उसका टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 55 साल का है और अगर वो 65 साल का अगर नहीं हुआ, अगर वो 6 साल अगर पहले अगर वहाँ पे अगर सर्व अगर कर लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 साल जैसे ही उसने सर्व किए तो वो कितने साल का हो जाएगा, 6 साल बाद 61 ईयर का। और जैसे ही उसने 6 साल पूरे किए तो वो 61 साल की उम्र में जो है वो व्यक्ति रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर 64 ईयर का है और वो जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो 64 ईयर की एज में अगर वो बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो 6 साल नहीं दे पाएगा। यहाँ पर वो 1 साल बाद जो है, जैसे ही वो 1 साल की सर्विस देगा, वहीं पर जो है वो 65 साल का हो जाता है और 65 साल के बाद जो है वो रिटायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 65 साल जो है उसकी एज जो है वो आयु पूरी हो चुकी है। तो दोनों में से जो भी चीज़ जो पूरी हो जाएगी, पहले जो पूरी हो जाएगी, वो जो है वो हम कंसीडर करेंगे और वहीं उसका जो है टेन्योर जो है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें तो पहले कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। ये हमें याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। तो सुकुमार सेन को हमें याद रखना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ जो है वो नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ एक ऐसी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, और सीआरपीएफ जो है वो 27 जुलाई 1939 को जो है वो बनी थी। ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली स्वॉन इन एज सुप्रीम कोर्ट जज। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ ली। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो यहाँ पर कृष्णन विनोद चंद्रन ने जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जो है शपथ ली है। कृष्णन विनोद चंद्रन ये जो है इससे पहले पटना हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की जो संख्या है वो 34 हो चुकी है, ठीक है, और CGI को मिला के। और हाल ही में जो CGI जो है, नए CGI वो कौन है, वो है संजीव खन्ना। अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसके बारे में, ये जो है कहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इसकी कार्यप्रणाली के बारे में जो है वो कहाँ पर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है आर्टिकल 124 में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। DGCA का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जो सिविल एविएशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। डायरेक्टर जनरल जो है वो फैज़ अहमद किदवई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। BCCI के सचिव मतलब सेक्रेटरी जो है हाल ही में अपॉइंट किए गए, तो वो कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही आंसर जो है, हाल ही में अगर आप देखेंगे तो सेक्रेटरी जो है BCCI के वो बनाए गए हैं देवाजीत साइकिया। देवाजीत साइकिया को जो है सेक्रेटरी बनाया गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, वो है रोगर बिन्नी। और BCCI बना कब, 1928 में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिल्ली के उच्च न्यायालय मतलब दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वहाँ के नए चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने शपथ ली है, तो हमें बताना है कि वो कौन है। अगर मैं हिंट के तौर पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको जो है उनकी फ़ोटो जो है वो शो हो रही होगी। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जो सही आंसर है वो है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये हाल ही में चीफ जस्टिस बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। एक ऐसा स्टेट जहां से पहली बार कोई सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर आया है, ठीक है। उनका नाम है N कोटेश्वर सिंह। ये कौन से राज्य से हैं ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाल ही में N कोटेश्वर सिंह को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। ये मणिपुर स्टेट से जो है वो आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो के जो है 11th चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। 11वें चेयरमैन जो है मतलब अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही आंसर है वी नारायणन। वी नारायणन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो हैं इसरो के 11th चेयरमैन जो हैं वो बनाए गए। वी नारायणन की अगर हम बात करें तो ये एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं, एरोस्पेस इंजीनियर भी हैं। और अब यहाँ पर 2 चीज़ें, यहाँ पर इसरो के ये चेयरमैन भी बने और यही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी बने हैं। किसको रिप्लेस करके, एस सोमनाथ को रिप्लेस करके, उनको रिप्लेस करके ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी बने हैं, ठीक है। इसरो की अगर हम बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है ये फाउंड किया गया था 1969 में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द NHRC। NHRC का मतलब है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है।
हाल ही में इसके जो चेयरपर्सन हैं हाल ही में इसके जो चेयरपर्सन हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। तो आपको बताना है कि वो जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका जो सही आंसर है वो है वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है। बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो किसी लॉ के माध्यम से बनाई जाती है, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से जो है बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं हम स्टैच्यूटरी बॉडीज़। अगर हम स्टैच्यूटरी बॉडी की अगर हम बात करें एनएचआरसी की, तो ये जो है 12 अक्टूबर 1993 में बनी। और ये किसके अंडर में बनी? ये बनी है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस ऑफ 1993। तो इसका जो पहले जो नाम था वो था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस ऑफ 1993। ठीक है। और इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो है ये आता है। और अगर कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है, यहाँ पर एक चेयरमैन होता है और 5 जो है और मेंबर्स होते हैं। तो वो जो चेयरमैन होता है वो कौन हो सकता है? चेयरमैन जो होता है वो या तो सीजीआई हो सकता है या बाकी के अदर जजेस में से जो है कोई एक जज जो है वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन और उसके बाद 5 अदर मेंबर जो हैं वो हो सकते हैं। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन है नेफेड के जो नए प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जो सही आंसर है वो है दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल जो है नए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नेफेड के बनाए गए हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये किसके अंडर में आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। और इसका जो अपॉइंटमेंट है, जो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है? वो करते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ठीक है, ACC जिसको हम बोल सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द करंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? हाल ही में जो डिफेंस सेक्रेटरी जो है इंडिया में वो कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। राजेश कुमार सिंह जो हैं वो डिफेंस सेक्रेटरी हैं इंडिया के। और डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं एक बहुत ही एक हाई लेवल की पोजीशन है, जिसे हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है देवेंद्र फडणवीस जो हैं हाल ही में कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो मुंबई है। और इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब यहाँ पे जो MLAs जो चुन के आते हैं वो कितनी सीटों से चुनाव लड़ते हैं? वो 288 सीट्स जो हैं वो MLA के लिए यहाँ पे होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है राज्यसभा और लोकसभा के लिए कितनी कितनी सीटें, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और राज्यसभा की सीट्स जो हैं वो 19 सीट्स हैं और लोकसभा के लिए यहाँ पर 48 सीट्स हैं। अगर यहाँ की गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो हैं CP राधाकृष्णन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल? किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जस्टिस मदन लोकुर। जस्टिस मदन लोकुर को हाल ही में UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल का जो है चेयरपर्सन जो है बनाया गया है।
यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो ये जो है यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल जो है ये किन लोगों से, यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो कौन लोग होते हैं, तो उनको कौन अपॉइंट करता है, वो जो अपॉइंट करते हैं वो करते हैं सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, 5 लोग इसके मेंबर होते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ से आते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप जो है देख लेंगे, एक तो चेयरपर्सन होता है और 4 लोग और होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 5 लोगों से मिलके बनता है। तो 4 लोग जो हैं, बाकी के 4 लोग वो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। कैरमेन आर्टिगस जो उरुग्वे से हैं, और उसके बाद है रोसली बाल्किन जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। तीसरे हैं स्टेफन ब्रेजिना और ये भी ऑस्ट्रिया से हैं। और उसके बाद जय पोजेनल, ये जो हैं यूएसए से हैं। और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो तो हमने पढ़ ही लिया, मदन लोकुर, जस्टिस मदन लोकुर। तो ये हमें याद रखना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजय कुमार भल्ला बिकम न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। अजय कुमार भल्ला किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो मणिपुर के जो है नए गवर्नर जो हैं अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, हाल ही में जो है 5 स्टेट्स के गवर्नर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। ये 5 स्टेट कौन कौन से हैं? उड़ीसा, मिज़ोरम, केरला, बिहार, मणिपुर। उड़ीसा के जो गवर्नर नियुक्त हुए हैं उनका नाम है हरि बाबू कम उड़ीसा के जो गवर्नर जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है हरि बाबू। मिज़ोरम के हैं विजय कुमार, केरला के हैं राजेंद्र विश्वनाथ और बिहार के हैं आरिफ मोहम्मद और मणिपुर के हैं अजय कुमार भल्ला। तो ये जो हैं 5 नए स्टेट्स के गवर्नर जो हैं, 5 स्टेट्स के गवर्नर जो हैं वो यहाँ पर नए जो हैं अपॉइंट किए गए हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नए जो हैं कैग जो है, इंडिया के कैग जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, वो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको बताना है। जो है कुंदू संजय मूर्ति जो हैं इसके जो हैं कैग जो है अपॉइंट किए गए हैं। कैग जो है एक ऐसी जो है बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो है बनाई गई है। ये आर्टिकल 148 से 151 जो है इसके बारे में जो है प्रोविज़न जो है आर्टिकल 148 से 151 के 51 में जो है वो लिखा हुआ है। कैग की अगर हम बात करें तो ये जो है सभी इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहे हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी इनकम हो रही है, स्टेट्स गवर्नमेंट्स हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, तो उन सभी का जो है ऑडिट करती है कैग, ठीक है। ये अपॉइंट कौन करता है, तो वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैग को अपॉइंट करने वाले कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनका जो है टर्म जो है, टेन्योर जो है वो कितना होता है, वो होता है 6 साल होता है या 65 साल होता है, ठीक है। दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाएगी उसको जो है उसका जो है टेन्योर जो है मान लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट जो है, आपने पढ़ ही लिया, संजय मूर्ति, के कुंदू संजय मूर्ति, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एसपी धरकर जो हैं वो नए जो हैं न्यू वाइस चीफ जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। और जो चीफ हैं, ये तो वाइस चीफ हमने बात कर ली, एसपी धरकर जो हैं वाइस चीफ हैं। और अगर चीफ की अगर हम बात करें तो वो हैं अमरप्रीत सिंह, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली एज्यूम ऑफिस एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो नए जो डायरेक्टर जनरल जो एज्यूम किए गए हैं, मतलब जिन्होंने अभी अपना जो है पदभार जो है वो संभाला है, तो उनका क्या नाम है वो आपको यहाँ पे बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे एस पारामेश जो हैं वो नए
न्यू डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर जनरल जो हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हैं वो बनाए गए हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो ये जो है ये बॉडी जो है वो ये बनाई गई थी 18 अगस्त 1978 को। और ये किसके अंडर में आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। अगला क्वेश्चन है, नायाब सिंह सैनी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। आपके पास चार ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो नायाब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। हरियाणा की अगर हम बात कर लें तो इसकी जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। और इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब यहाँ पे एमएलएज के लिए जो है कितनी सीट्स होती हैं, तो वो होती हैं 90 सीट्स, ठीक है। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है राज्यसभा के लिए 5 सीटें होती हैं और लोकसभा के लिए यहाँ से 10 सीटें होती हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं, हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। और आर्टिकल 153 से 167 में जो है ये जो है आर्टिकल जो है वो डील करता है, किससे डील करता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव से। मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पर गवर्नर होंगे, सीएम होंगे, कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज होगी और उसके बाद है स्टेट एडवोकेट जनरल जो है वो यहाँ पर होंगे। मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव इन सभी चीज़ों से मिलके जो है वो बनता है, ठीक है, बनाया जाता है। ये इसका जो कॉम्पोजिशन है, तो ये आर्टिकल 153 से 167 में जो है लिखा हुआ है पार्ट 4 में। और आर्टिकल 163(1) जो है क्लॉज 1 जो है यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे ये बताते हैं कि ये हेड करेगा, एड एंड एडवाइस करेगा किसको, गवर्नर को। तो यहाँ पर जो है 163 क्लॉज 1 में ये चीज़ लिखी हुई है कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज जो है सीएम के साथ में वो एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को, और उसी हिसाब से जो भी प्लानिंग जो भी करना होगा वो सभी जो है इनके बिहाफ पे जो है वो किया जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हाल ही में चेयरपर्सन जो हैं वो बनाए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। तो उनके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। विजय किशोर राहतकर जो हैं हाल ही में चेयरपर्सन बनाई गई हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो कानून के माध्यम से जो है वो बनाई जाती है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ, वो 1992 में हुआ। और ये किसके अंडर में हुआ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ठीक है। और इसका जो एम है वो क्या है, इसका जो एम है वो ये है कि प्रोटेक्ट करना और प्रोमोट करना, वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और वुमेन को जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है वो काम करना। तो पहली जो चेयरमैन थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, वो भी हमें याद रखनी है, वो कौन थी, वो थी जयंती पटनायक, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, FICCI के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला, हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो हर्षवर्धन अग्रवाल जो हैं वो फिक्की के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो बने हैं। और फिक्की की अगर हम बात करें तो ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। और ये कब बना, 1927 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक पुलिस जो है एक सिस्टम जो है वो तैयार किया जाता है। एक पुलिस का जो है एक संगठन होता है जिसको बोलते हैं इंटरपोल। उसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कौन बने हैं, हाल ही में सेक्रेटरी जनरल जो है वो किसे चुना गया इंटरपोल के। तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो वेल्डेसी उर्क्विज़ा जो हैं हाल ही में सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इंटरपोल के नियुक्त किए गए हैं।
तो इंटरपोल की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पुलिस का, जो मैंने बताया कि एक संगठन होता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जो क्राइम को रोकने के लिए काम करता है। और ये जो है कब बना था, ये 1923 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है लियोन, फ्रांस में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं इस समय वो कौन है, वो हैं अहमद नासिर अल रईसी। तो ये जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो नोएल टाटा जो हैं, नोएल टाटा हाल ही में जो है चेयरमैन बने हैं टाटा ट्रस्ट के। टाटा ट्रस्ट जो है वो 66% जो है स्टेक, अपने जो स्टेक जो है वो होल्ड करता है कहाँ पे, टाटा सन्स में। टाटा सन्स में जो 66% जो शेयर्स हैं वो टाटा ट्रस्ट के भी हैं। एन चंद्रशेखरन जो है टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मतलब CJI जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, हाल ही में जो है वो कौन बने, 51th जो है वो कौन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो हाल ही में संजीव खन्ना जो हैं 51th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। संजीव खन्ना जो हैं, इन्होंने अपना जो है 11 नवंबर 2024 को इन्होंने अपना जो है पदभार जो है वो संभाला है। और इनसे पहले जो है DY चंद्रचूड़ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, तो वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसके अंडर में जो है, ये कहाँ पर, इसके बारे में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे, कौन से प्रोविज़न में जो है वो लिखा हुआ है। तो वो लिखा हुआ है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में। इनका जो टेन्योर जो है वो कितना होता है, वो होता है 65 साल का टेन्योर जो है इनका होता है। पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, तो वो थे हीरा लाल जे कानिया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नए जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं हाल ही में वो कौन चुने गए। आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो तुहिन कांता पांडे जो है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो चुने गए हैं। अब हम फाइनेंस सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो ये जो हैं ये एडवाइज़र होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं और प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। अगर हम फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है कब इसका जो फॉर्मेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फाइनेंस सेक्रेटरी जो है, ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी जो पोजीशन है, ये फॉर्मेशन जो है सबसे पहले जो है वो कब बनी, 1947 में। इनका जो टर्म होता है, इनका जो कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है, तो वो होता है 2 साल का। इनसे पहले जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो थे TV सोमनाथन। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ICC। ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। तो आपके ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर जो हैं जय शाह जो हैं ICC के नए चेयरमैन जो हैं वो बने हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ये कब बनी, 1909 में, 1909 में जो है ये बॉडी बनी है। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये है दुबई में। और इसके जो मेंबर्स हैं, ICC के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 108। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स इन 2024 में। 2024 में भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख जो है वो कौन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो यहाँ पर अमरप्रीत सिंह जी को जो है न्यू चीफ जो है एयर फोर्स के जो हैं वो बनाया गया है। तो ये नए हमारे एयर फोर्स के चीफ हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो नए जो चीफ हैं वो कौन हैं? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर देना है और आपका जो टाइम शुरू होता है वो शुरू होता है अब। तो आलोक रंजन जो हैं वो नए चीफ जो हैं NCRB के बनाए गए हैं और इसकी जो NCRB का जो फाउंडेशन डेट है वो है 11 मार्च 1986। 11 मार्च 1986 को NCRB जो है वो बनाई गई बॉडी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं NCRB के जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा को, एनालाइज करते हैं कि क्राइम जो है, कितना क्राइम जो है साल भर में हुआ, कितनी अलग अलग तरीके की जो घटनाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर देश में जो है अलग अलग जगह हुई हैं और किस चीज़ का जो है रेट जो है काफ़ी ज़्यादा था, किस चीज़ का कम था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एनालाइज करते हैं, क्राइम कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, किस तरीके के क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किस तरीके के ज़्यादा कम हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं NCRB जो है रिकॉर्ड करता है। और ये किसके अंडर में आता है? तो वो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अमृत मोहन जो है डायरेक्टर जनरल जो है SSB के जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। SSB जो है 1963 में बनाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है NCB के जो महानिदेशक के रूप में न्यू डायरेक्टर जनरल जो है वो बनाए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो न्यू डायरेक्टर जनरल हैं वो किसे अपॉइंट किया गया? आपके ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो अनुराग गर्ग को यहाँ पर जो है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बनाया गया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो उसका जो फाउंडेशन डेट है ये कब बना? 17 मार्च 1986 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो ड्रग्स से रिलेटेड जो भी क्राइम्स हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंडर में जो हैं वो आती हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रेलवे कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन एंड CEO। तो आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर सतीश कुमार जो हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो बने हैं और यही CEO भी हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ESIC के डायरेक्टर जनरल जो हैं वो किसे नियुक्त किया गया? मतलब महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अशोक कुमार सिंह को डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC जो है वो अपॉइंट किया गया है। ESIC जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है ये बॉडी है। ये कब बनाई गई? ये 1952 में बनाई गई। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ED के जो नए डायरेक्टर हैं वो किसे अपॉइंट किया गया है? उनका क्या नाम है वो हमें यहाँ पे बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो राहुल नवीन जो है नए डायरेक्टर ईडी के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो हैं वो बनाए गए हैं। और ईडी की अगर हम बात करें तो लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये काम करती है, एक एजेंसी है जो लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ को देखते हुए हमारे जो भी इकोनॉमिकली अगर हमारे देश को हमारे देश में अगर गलत काम करता है या इलीगली कोई मनी को इधर से उधर रेगुलेट करने का काम करता है तो उस पर जो है ईडी की नज़र होती है और ईडी जो है उसके खिलाफ जो है कि कभी भी एक्शन ले सकती है। तो उनका ये काम होता है कि जो इलीगली जो मनी जो सर्कुलेट होती है उसको ध्यान रखना। तो ईडी की जो फुल फॉर्म है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट जो है वो क्या है, वो है 1 मई 1956। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। एनएसजी के नए जो महानिदेशक जो बनाए गए हैं उनका क्या नाम है वो हमें यहाँ पे बताना है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यहाँ पर जो है बी श्रीनिवासन को जो है नए डायरेक्टर जनरल जो है एनएसजी के बनाया गया है। एनएसजी क्या है, एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, जिसको हम ब्लैक कैट्स कमांडो भी जो है हम बोलते हैं। ये किस लिए जो है ये बॉडी है, ये काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये बॉडी जो है एक इंडिया में जो है बनाई गई है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। और ये कब बनी, ये बनी है 16 अक्टूबर 1984 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज 18th लोकसभा स्पीकर। 18वीं लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो किसे नियुक्त किया गया और ये री इलेक्ट किए गए हैं, दोबारा से री इलेक्ट किए गए हैं, तो वो हमें बताना है कि वो कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आप सभी को पता होगा ओम बिरला जो है 18th लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो दोबारा से री इलेक्ट किए गए हैं। और ये जो है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के। लोकसभा मतलब लोअर हाउस, और ये जो है हाईएस्ट अथॉरिटी जो है इनके पास होती है। आर्टिकल 93 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में स्पीकर को इलेक्ट करने का और डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट करने का प्रोविज़न जो है वो दिया गया है। आर्टिकल 94 की अगर हम बात करें और आर्टिकल 94 में भी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के जो रेजिग्नेशन है, वेकेशन है, रिमूवल का जो प्रोविज़न है, ये जो है आर्टिकल 94 में दिया गया है। और 95 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, वो अपनी ड्यूटी को किस किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो है आर्टिकल 95 में दिया गया है। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो पहले जो स्पीकर थे जीवी मालवंकर, ये हमें ध्यान रखना है। जीवी मालवंकर जो हैं वो पहले स्पीकर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में, न्यू फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे विक्रम मिश्री को जो है न्यू फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्क कुटे अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ। कहाँ के जो मार्क कुटे जो हैं वो कहाँ के नए जो हैं सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, तो ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो मार्क कुटे जो है नाटो के नेक्स्ट जो है सेक्रेटरी जनरल जो है वो बनाए गए हैं। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर क्या होता है, लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस, मतलब बहुत सारे देश जो हैं, जो नाटो के जो मेंबर्स हैं वो सारे मिलके जो है अपनी मिलिट्री का जो है साथ में जुड़ के जो है वो काम करते हैं। नाटो जो है ये कब बना, 1949 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, ठीक है। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम में। और इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो कितने हैं, वो हैं 32। और हाल ही में 2 कंट्रीज़ और
जो नाटो में जुड़ी हैं उनके नाम हैं स्वीडन और फिनलैंड। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। हाल ही में राज्यसभा के जो लीडर जो नियुक्त किए गए वो कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हिंट के लिए आपके सामने ये फोटो भी आपको दिखाया गया है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। जेपी नड्डा को राज्यसभा का जो लीडर है वो चुना गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस से हैं वो जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन में रहेंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो दोबारा से रीअपॉइंट किए गए। तो वो कौन है वो आपको बताना है और हिंट के लिए फ़ोटो आपके सामने है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अजीत डोभाल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो बनाए गए हैं। ये चीफ एडवाइज़र भी हैं प्रधानमंत्री के, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर, इंटरनेशनल अफेयर्स जो भी चल रहे हैं उन सभी को लेकर ये जो है सलाह देने का काम करते हैं प्रधानमंत्री को, ठीक है। और पहले जो एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे वो कौन थे, वो थे ब्रजेश मिश्रा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे प्रमोद कुमार मिश्रा जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री के, ठीक है। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं पीएमओ ऑफिस के, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन है, इस पद का जो फॉर्मेशन है ये जो है कब बना, वो 1971 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सिडबी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिडबी के चेयरमैन और एमडी जो हैं वो किसे अपॉइंट किया गया है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो मनोज मित्तल जो हैं वो सिडबी के चेयरमैन और एमडी जो हैं अपॉइंट किए गए हैं। और सिडबी की अगर हम बात करें तो ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलप बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सिडबी जो है इसका फॉर्मेशन जो है, ये जो है कब इसकी जो है नींव जो है वो रखी गई, वो इसे जो बनाया गया वो 1990 में बनाया गया। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीबीडीटी चेयरमैन। सीबीडीटी चेयरमैन के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर रवि अग्रवाल को जो है सीबीडीटी चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। सीबीडीटी की अगर हम बात करें, डायरेक्ट टैक्सेस जितने भी होते हैं, जो हमारे इनकम टैक्स होते हैं, जितने भी डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को जो हम टैक्स जो हम दे रहे हैं, तो ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और इसका जो काम है वो क्या होता है, वो ये पूरा एडमिनिस्टर करता है। ये पूरा जो है देखता है डायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, इन सभी टैक्सेस को सीबीडीटी जो है वो देखने का काम करता है। और सीबीडीटी के हाल ही में जो चेयरमैन जो बने हैं वो हैं रवि अग्रवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ FATF। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाती है। तो इसके जो प्रेसिडेंट वो नियुक्त किए गए हैं वो कौन है आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर एलिजा दे आंडा माद्राजो, तो ये जो हैं
हाल ही में प्रेसिडेंट जो हैं FATF की बनाई गई हैं। FATF क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और टेररिज्म को रोकने के लिए ये जो है एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है, ठीक है। ताकि इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जैसे बहुत सारी फंडिंग जो दूसरे देशों से जो पैसा आ रहा होता है, मान लो अमेरिका अगर पाकिस्तान को अगर पैसा दे रहा है और वो पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा देने में अगर उस पैसे का अगर यूज़ कर रहा है या गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में कोई पैसा जो है वो कन्वर्ट करके यूज़ किया जा रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो एक्शन लेते हैं कि ये जो पैसा जो आपको जो ग्रांट के रूप में या कहीं किसी और देश से अगर आ रहा है आपके पास, तो एक गलत चीज़ों में क्यों लग रहा है। तो इस चीज़ पर एक्शन लेने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई। ये कब बनाई गई? तो ये बनाई गई 1989 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, फ्रांस में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज न्यू यूपीएससी चेयरमैन। नई जो यूपीएससी चेयरमैन जो हैं वो बनाई गई हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर प्रीति सुदान जो है नई यूपीएससी की चेयरमैन जो हैं वो बनाई गई हैं। यूपीएससी की अगर बात करें तो देखिए बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन भी जो है वो कर रहे होंगे। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, इसका जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्ट 14 में जो है आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के बारे में जो है मेंशन है। यूपीएससी चेयरमैन होते हैं और इसमें जो है अदर मेंबर्स भी होते हैं, और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल होता है या 65 साल होता है, दोनों में से जो भी चीज़ जो पहले हो जाती है तो वो जो है इसका टेन्योर जो है वो माना जाता है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु टुक ओथ फॉर द 3rd टर्म एज अ पीएम ऑफ इंडिया। आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोटो जो है हिंट के तौर पर दिखाई गई थी, और तीसरी बार जो है जो शपथ लेने वाले जो हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पीएमओ जो हैं ये लगातार तीसरी बार जो हैं प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत के बने हैं, 2014 में, 19 में और 2024 में फिर से। और सेम जो है 3 बार लगातार जो पहले जो इनसे पहले जो प्रधानमंत्री जो लगातार 3 बार जो जीत के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 बार लगातार जीत के लगातार प्रधानमंत्री जो हैं इस देश के बने हैं। आर्टिकल 74 में ये बताया गया है कि वहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे विद अ पीएम, प्रधानमंत्री के साथ, जो एड करेंगे और एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 75 की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इन लोगों को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है अपॉइंट कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर देंगे। पीएम अपॉइंटेड, अब प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो उन्हें कौन अपॉइंट करता है? तो उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ पर अगर मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज जो है वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर होती है, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर जो है वो चाहिए होते हैं। आपकी एज जो है 30 ईयर जो है वो होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। और पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जो साउथ साइड से जो आते थे वो कौन थे? वो थे पीएम नरसिम्हा राव। और लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम की अगर बात करें, जो सबसे लंबे टाइम तक जो पीएम रहे हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सेट। सेट मतलब सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो यहाँ पर दिनेश कुमार जो हैं वो सैट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो बनाए गए हैं। सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आप देखेंगे कि लॉ के माध्यम से जो बनती है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। और ये जो है उन सभी मैटर्स को सुनती है जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो होते हैं मतलब सेबी से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं और IRDAI जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी बॉडीज़ हैं उनके जो केसेस हैं वो यही बॉडी जो है वो सुनती है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में। और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट में ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंडर में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेफेड के चेयरमैन। नेफेड के चेयरमैन के अध्यक्ष के रूप में नेफेड चेयरमैन जो है वो हाल ही में किसे बनाया गया? नेफेड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे जेठा अहीर को जो है नेफेड का चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। नेफेड की अगर हम बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो फाउंडेड है मतलब ये कब बनाया गया? तो ये 2 अक्टूबर 1958 को बनाया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इफ़को। इफ़को के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर दिलीप संघानी जो हैं वो इफ़को के नए जो चेयरमैन जो हैं वो बनाए गए। इफ़को क्या होता है? एक ऐसी बॉडी होती है जो फार्मर के जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके लिए जो है कोऑपरेटिव की तरह जो है वो काम करती है। और ये जो है ये कब बनी थी? ये जो बॉडी है ये बनी थी 1967 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे करीना कपूर जो हैं नेशनल एम्बेसडर जो हैं यूनिसेफ की तरफ से जो है यूनिसेफ इंडिया के लिए जो है वो बनाई गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग मतलब 16th फाइनेंस कमीशन के जो न्यू मेंबर जो हैं अपॉइंट किए गए हैं उनका क्या नाम है वो आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे मनोज पांडा जो हैं वो न्यू मेंबर जो हैं वो बनाए गए हैं 16 फाइनेंस कमीशन के। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे आर्टिकल 280 में जो है वो दिया गया है और ये जो है हमारे जो फाइनेंस रिलेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको ये जो है डिफ़ाइन करता है। मतलब ये जो एक रिलेशन जो है फाइनेंस कमीशन जो है एक रिलेशन बनाने का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। किसको लेकर? फाइनेंस को लेकर, ठीक है। अगर कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे होता है तो यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन होता है यहाँ पर क्या होता है एक चेयरमैन होते हैं और बाकी 4 जो हैं अदर मेंबर्स होते हैं। तो अभी जो है चेयरमैन जो है वो इसके कौन हैं? वो हैं अरविंद पनागारिया। अरविंद पनागारिया जो हैं इसके चेयरमैन हैं। और पहले जो फाइनेंस कमीशन जो था वो सबसे पहले जो है वो कब बनाया गया? वो बना था 1951 में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है WEF के जो नए जो अध्यक्ष जो बने हैं तो वो हमें बताना है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ऑफ WEF, ठीक है। तो ये जो हैं ये हैं क्लॉज स्क्वेब। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसका जो फाउंडेशन जो है वो कौन से ईयर में हुआ? वो हुआ 1971 में और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं क्लाउस स्क्वेब,
ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। आईएमएफ के एमडी जो हैं वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्रिस्टलाना जॉर्जीवा जो हैं वो एमडी जो हैं वो नियुक्त किए गई हैं। और आईएमएफ की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो फाउंडेशन है वो कब हुआ, वो 1945 में हुआ। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर सदानंद दाते जो हैं वो डायरेक्टर जनरल जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं एनआईए के। एनआईए जो है एक ऐसी एजेंसी है जो टेररिज्म को काउंटर करती है, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। और ये जो है 2009 में बनी। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सभी कोर्ट्स में जो है वो बार बने होते हैं, आपने देखा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में जो है कौन अपॉइंट किए गए। आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे कपिल सिब्बल की अगर हम बात करें तो कपिल सिब्बल जो हैं वो हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ स्वॉन एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं अभी हाल ही में इन्होंने शपथ ली है। तो वो आपको बताना है कि वो कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने बने हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जैसे कि हमने बताया। और इसके बाद जो हैं विजिलेंस कमिश्नर जो हैं ये तो हेड हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये जो है वो हेड हैं। और इनके अलावा भी 2 और विजिलेंस कमिश्नर हैं, वो हैं अरविंदा कुमार और एएस राजीव। तो ये हमें याद रखना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लॉ के माध्यम से जो है वो बनाई गई। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। और ये बनाई थी 1964 में, ठीक है। ये कौन सी कमेटी के माध्यम से जो है ये लाई गई, तो ये लाई गई थी के संथानम जो कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन पर ये जो है ये कमीशन जो है वो बनाया गया। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है करप्शन को रोकना, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट जो है, इसकी जो रिपोर्ट है वो कहाँ पर सबमिट होती है, जो विजिलेंस कमीशन की जो पूरी जो रिपोर्ट होती है ये सबमिट होती है प्रेसिडेंट के पास में। तो ये जो कमिश्नर हैं ये पूरी जो रिपोर्ट जो है तैयार करके जो है ये प्रेसिडेंट को जो है ये रिपोर्ट सौंपते हैं। और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कौन करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। यहाँ पे 3 मेंबर जो हैं 3 मेंबर की कमेटी बनती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है। ये 3 लोग होते हैं और ये 3 लोग मिलकर जो है एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को जो है वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो टर्म होता है, इसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, वो होता है 4 साल, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन
किस राज्य के नए राज्यपाल जो हैं वो बने हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल जो हैं वो बने हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। अगर हम गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल 153 से लेके 167 तक जो है ये बताया गया है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, जहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन कौन से लोग मिलके बनाते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है किन लोगों से मिलके बनता है? तो यहाँ पे होता है गवर्नर होता है, सीएम होता है, ठीक है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और उसके बाद है स्टेट एडवोकेट जनरल होता है। ये सभी लोग जब मिलते हैं तो ये जो है एक बॉडी बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये पूरी मिलके स्टेट एग्जीक्यूटिव बनते हैं, ठीक है। और जिसके बारे में आर्टिकल 153 से लेके 167 तक जो है ये लिखा हुआ है पार्ट 4 में। आर्टिकल 153 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखा होता है कि हर स्टेट के लिए एक गवर्नर जो है वो होना चाहिए। आर्टिकल 153 ये बात कहता है। आर्टिकल 154 कहता है जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होंगी स्टेट की वो गवर्नर के हाथ में होंगी, ठीक है। और 155 जो है वो ये कहता है, 155 में इसके बारे में गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से होगा वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 156 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उसका जो टर्म है, उसका जो कार्यकाल है वो कितना रहेगा। 157 आर्टिकल में उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। और 159 में जो है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर के बारे में बताया गया है कि उसकी जो ओथ है, अफर्मेशन जो है वो क्या रहेगी, कैसे रहेगी। और 161 में, आर्टिकल 161 में पार्डन, ठीक है, मतलब वो अगर माफ़ी देना चाहे किसी को सज़ा हुई हो, अगर वो माफ़ी देना चाहे तो वो भी वो दे सकता है, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 213 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ऑर्डिनेंस बिल अगर लाना हो तो वो भी गवर्नर जो है वो ला सकता है, ठीक है। तो ये जो है गवर्नर की पावर्स, और ये पूरा आर्टिकल में जो चीज़ें जो लिखी हैं ये हमने पढ़ ली है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एनसीएससी का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया? एनसीएससी मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जो चेयरमैन है वो हाल ही में चुने गए हैं, वो कौन है? तो वो हैं किशोर माकवाना। किशोर माकवाना जो हैं वो एनसीएससी के चेयरमैन जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। और एनसीएससी की अगर हम बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो ये जो बॉडी है ये कब बनी? ये बनी है 2004 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 338 में जो है इसके बारे में जो है मेंशन किया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर जो है एनसीएससी जो है वो आता है। और आर्टिकल 338A में ये बातें लिखी हुई हैं कि 38A जो है वो डील करेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में। ये 338 हमने पढ़ा, और 338 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के बारे में जो है वो डील करता है, बताता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ नारसीएल, NARCL, ठीक है। नारकल के जो एमडी हैं वो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पी संतोष जो है नारकल के नए एमडी के रूप में जो है नियुक्त किए गए। पी संतोष जो है नारकल के नए एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और नारकल की अगर हम बात करें तो ये होता है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ना, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब वो सभी एसेट्स, मतलब किसी ने अगर मान लो क्रेडिट लिया, क्रेडिट पे कोई अगर सामान लिया और उसने वो जो है पैसे जो है वो नहीं भरे, तो वो जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो बन जाता है, ठीक है। किसी ने घर लिया और उसके पैसे नहीं भरे, ठीक है, लोन पे घर लिया और पैसे नहीं भरे, तो ये जो है ना, ये नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये इसके रिजोल्यूशन के लिए जो है बनाई गई है कि जो लोग जो ऐसे एसेट्स जो हैं जिनके पैसे जो हैं वो नहीं आए, ठीक है, तो उसके लिए ये जो है ये बनाए गए हैं। इसका जो अपॉइंटमेंट जो है अभी हाल ही में जो किया गया एमडी के रूप में वो है पी संतोष, ठीक है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड, ये जो है
बैड बैंक, एज अ बैड बैंक जो है इसको माना जाता है, ठीक है। और अंडर कंपनी एक्ट जो है इसको बनाया गया है। इट एक्वायर स्ट्रेस्ड एसेट्स फ्रॉम कमर्शियल, ठीक है। ये जितने भी एसेट्स जो हैं, जो लोग जो लोन ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो घर बना लेते हैं या फिर उसके बाद वो पे नहीं कर पाते, तो इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो है नारसीएल जो है वो काम करता है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के महासचिव जो हैं वो कौन बने हैं? आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो बिम्स्टेक के जो महासचिव हैं वो बने हैं इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसमें जो है ना 7 मेंबर हैं। इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ये सभी देश जो हैं आपस में इन्होंने एक संगठन बनाया ताकि ये लोग जो हैं टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को लेके जो है आपस में एक साथ मिलके जो है काम कर सकें, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें फाइनेंस कमीशन का जो अध्यक्ष है वो कौन चुना गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे अरविंद पनागारिया जो हैं वो 16 फाइनेंस कमीशन के जो हैं चेयरमैन जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करती हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 280 में जो है वो लिखा गया है। और इनको अपॉइंट करने का जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो है अपॉइंट करती हैं। और ये जो है डिफ़ाइन करता है रिलेशन को, फाइनेंस रिलेशन को ये बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। और ये जो फर्स्ट कमीशन जो है वो बना था वो 1951 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो नए सीईओ जो अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो नए सीईओ जो हैं वो बनाए गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए जो सीईओ हैं वो बनाए गए हैं। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो ये जो है 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। नीति आयोग अगर हम बात करें तो नीति यहाँ पे जो है, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर में। इसके जो चेयरमैन हैं, इसमें एक जो है चेयरमैन रहते हैं। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री जो हैं इसके चेयरमैन रहेंगे। और इसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग की वाइस चेयरमैन हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस है का जो चेयरमैन है वो जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। तो हंसराज गंगाराम अहीर जो हैं वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम बात करें तो ये जो बॉडी है ये बनी है 1993 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में। और ये जो है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है ये क्या है? 102 जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत जो है इसको ऐड किया गया। इससे पहले शेड्यूल कास्ट था और सिर्फ शेड्यूल कास्ट था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था, ठीक है। उसके बाद जब 102 अमेंडमेंट जो है वो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू जो है NCBC बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक कमीशन जो है वो बनाया गया। ये कब हुआ? ये 2018 में हुआ, जब 102वां अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किया गया। और इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 338B में जो है इसको लाया गया।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो किसे अपॉइंट किया गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पे ऋतुराज अवस्थी को जो है चेयरमैन और ऑफ द नेशनल कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को जो है एडवाइस करने का काम करती है। इसका जो काम होता है जो है वो रिसर्च करती है, एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन लीगल रिफॉर्म पे। लीगल रिफॉर्म हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस पर पूरा ये रिसर्च करती है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये एडवाइस करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को तो ये एडवाइस करती है, उसकी तो एडवाइजरी बॉडी ही है, ठीक है। अगर चेयरमैन की बात करें तो आप देखेंगे ऋतुराज अवस्थी जो हमने अभी पढ़ा, ये जो है इसके अभी हाल ही में चेयरपर्सन जो हैं वो नियुक्त किए गए। और ये कौन से नंबर के चेयरमैन है, तो ये हैं 22, मतलब 22वें जो हैं ये ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये चेयरपर्सन जो हैं वो बने हैं। और पहली बार ये कब बनाया गया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कब बना, ठीक है। और इसके जो पहली बार जो चेयरपर्सन जो बने थे वो कब बने, वो बने थे 1834 में, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें, आज़ादी के बाद जो पहले जो बने चेयरपर्सन लॉ कमीशन के, तो वो बने थे 1955 में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 15वें प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन बने। आपके पास 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए हुए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ही, तो ठीक है, आशा करता हूँ सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। द्रौपदी मुर्मू जो हैं 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और ये पहली जो है फर्स्ट ट्राइबल हैं संथाली ग्रुप से, ठीक है, संथाली ट्राइबल ग्रुप जो है उससे हैं। और ये जो है सेकंड वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल, मतलब प्रतिभा पाटिल के बाद ये दूसरी महिला हैं जो प्रेसिडेंट बनी हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, इनका जो बॉर्न है वो 1958 में हुआ है, मतलब ये पहली प्रेसिडेंट हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद आज़ादी के बाद जो है जिनका जन्म हुआ है, भारत की राष्ट्रपति जो है वो बनी है। द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें तो ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और ये पहली जो है फर्स्ट ट्राइबल हैं, ठीक है। और ये सांथाली ग्रुप से आती हैं, सांथाली ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। और ये जो है सेकंड वुमेन है। पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट थी वो थी प्रतिभा पाटिल, और ये सेकंड वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बॉर्न की बात करें तो इनका जो बॉर्न है वो 1958 में है, मतलब 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद होता है। और उसके बाद मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो है पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने आज़ादी के बाद जो है जन्म लिया। और ये कहाँ से हैं, तो ये हैं मयूरभंज उड़ीसा से, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा हम प्रेसिडेंट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट की जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है वो है 35 ईयर, ठीक है। और आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो बताया गया है। आर्टिकल 53 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 में इसके इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। 54 में पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट का वो कैसे होगा उसके बारे में बताया हुआ है। आर्टिकल 56 में इसके टर्म के बारे में बताया हुआ है। इनका जो टेन्योर है वो 5 साल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 60 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट जो है वो बताया गया है। और इसकी जो ओथ है वो कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते हैं, तो वो दिलवाते हैं CJI दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उस समय नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है इनको जो है ओथ जो है वो दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 14वें वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसे चुना गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो जगदीप धनखड़ जो है वो 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बने हैं। जगदीप धनखड़ जो है वो राजस्थान से आते हैं। ये 14th वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया के बने हैं। और ये इससे पहले मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये गवर्नर थे, कहाँ के? वेस्ट बंगाल के, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अभी बने हुए हैं। आर्टिकल 63 में जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 63 में। और आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट जो है शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी रहेगा राज्यसभा का। ये चीज़ आर्टिकल 64 में लिखी हुई है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी रह के काम करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 66 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इलेक्शन के बारे में बताया हुआ है। मतलब जगदीप धनखड़ मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन प्रोसेस होगा उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 67 की अगर हम बात करें तो इनका जो आर्टिकल 67 में इनका टेन्योर जो है, इनका 5 साल का जो कार्यकाल है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है आर्टिकल 67 में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ के नए जो चेयरमैन जो नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, वो कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर समीर वी कामत जो हैं वो चेयरमैन बने हैं डीआरडीओ के। और समीर वी कामत जो है एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो डीआरडीओ के चेयरमैन जो है नियुक्त किए गए। और इनसे पहले जो डीआरडीओ के चेयरमैन थे वो थे जी सतीश रेड्डी, ठीक है। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसर्च में और हमारे डिफेंस की में जो भी वेपन्स और जो भी चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो बनाई जाती हैं उसके बारे में रिसर्च करने में और उसको डेवलप करने में ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है जो काम करती है, ठीक है। इसका जो इसकी जो स्थापना हुई है, इसका जो फाउंडेशन जो है वो कब रखा गया? 1958 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डिफेंस स्टाफ के जो नए चीफ जो हैं वो कौन बने हैं, वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जी अनिल चौहान जो हैं न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बनाए गए हैं, न्यू चीफ बनाए गए हैं डिफेंस स्टाफ के, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से अगर आपको याद आ रहा हो कुछ तो सीडीएस, ठीक है। आपको पता होगा कि पहले जो है एक सीडीएस जो है रावत जी, विपिन रावत जो हैं वो सीडीएस थे, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सीडीएस की हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं मिलिट्री हेड होते हैं। जैसे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के जो मिलिट्री हेड होंगे वो होंगे सीडीएस, ठीक है। जो अभी हैं अनिल चौहान, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका जो काम होता है वो क्या होता है? उनका ये काम होता है कि सभी आर्म्ड फोर्सेस को, ठीक है, इंटीग्रेट करके रखना, जोड़ के रखना आपस में, ठीक है। ये जो पोजीशन है ये अनाउंस की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये जो पोजीशन है ना सीडीएस की, ये मोदी ने बनाई थी, ठीक है। ये 15 अगस्त 2019 को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। पहले जो सीडीएस थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, ठीक है। तो इनका जो है, इनके साथ इनका जो हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था, उसके बाद जो है वो नहीं रहे थे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। आप बताइए, आपको अगर मालूम है तो। आपके पास 10 सेकेंड है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहाँ पर आर वेंकटरमणी जो है
वो अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं, और आर वेंकटा रमनी जो हैं नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए, और आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो बताया गया है। तो ये होते हैं लॉ ऑफिसर, और वो भी हाईएस्ट। इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, ये लॉ ऑफिसर सबसे हाईएस्ट लेवल के लॉ ऑफिसर होते हैं पूरे देश में, ठीक है। ये सरकार के जितने भी बड़े बड़े जो केसेस होते हैं वो यही लोग देखते हैं। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हाल ही में जो अपॉइंट किए गए हैं वो हैं आर वेंकटा रमनी, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये अगला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी है, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और आज के लिए इतना ही, और अगली बार और इससे अच्छी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, धन्यवाद।